आज का हमारा पहला प्रश्न है, जुलाई 2026 में भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर अपने कहीं ना कहीं पेपर्स में देखेंगे क्वेश्चन। ये क्योंकि देश का 45वां नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसका नाम है उत्तर प्रदेश का सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल। ए ऑप्शन करेक्ट है। आप यहाँ पर इसका पिक्चर भी देख सकते हैं। तो जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। सारनाथ वही पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, यानी जिसे हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। इसके पहले 3 यहाँ पर कौन से हमारे विश्व धरोहर स्थल थे? पहला था ताजमहल, 1983 में इसको शामिल किया गया इस सूची में। दूसरा है आगरा का किला, 1983 में ये भी शामिल हुआ था। और तीसरा है फतेहपुर सीकरी, 1986 में ये शामिल हुआ था। भारत का जो इसके पहले 44वां नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल था, ये था मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है, यानी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो पुराना याद रखिएगा, यानी 44वां हमारा विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, और अब 45वां यानी लेटेस्ट कौन सा हो गया है, इसका नाम भी आपको याद में रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो इसके रिगार्डिंग इटली के बारे में 2 करंट अफेयर्स याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि इटली का जो पूरा का पूरा क्यूजीन है ना, यानी इनका जो खान पान है, उसको इन्होंने अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया। तो ये पहली बार हो रहा था कि किसी देश के पूरे क्यूजीन को उठाकर इन्होंने सूची में डाला, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन से कंट्री का था, इटली का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इटली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल भी बन गई है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली में लोकेटेड है, ठीक है। इनमें से कुछ आपकी कल्चरल साइट्स हैं, नेचुरल साइट्स हैं, और कुछ मिश्रित साइट्स होती हैं। तो बस इतना याद रखिएगा कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इटली के पास, इसलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल बनाया गया है यूनेस्को की तरफ से। तो दोनों फैक्ट्स इटली के बारे में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। जुलाई 2026 में गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान गणित का नोबेल प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल से किसे सम्मानित किया गया। फील्ड्स मेडल आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से सेक्टर या कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो याद रखिएगा मैथमेटिक्स के सेक्टर में, ठीक है। और ये इस साल किसको दिया गया, तो ये इस साल 4 लोगों को मिला है। कौन कौन है? होंग वांग, यू डेंग, जॉन पार्डन, जैकब सिमरमैन, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। आप इन सबका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। ये 4 लोग हैं जिनको ये ऑनर मिला है। तो जुलाई 2026 में गणित के प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल से 4 गणितज्ञों को सम्मानित किया गया। पहले होंग वांग, ये चीनी गणितज्ञ हैं। इस बोइस पुरस्कार के 90 साल के इतिहास में सम्मान पाने वाले दुनिया की तीसरी महिला बन गई हैं। उन्हें त्रिआयामी अंतरिक्ष में सुइयों की गति से जुड़े काकेया अनुमान को हल करने के लिए सम्मानित किया गया था। दूसरे हैं यू डेंग, ये चीन के गणितज्ञ हैं। इन्होंने गैसों के व्यवहार पर आधारित सदियों पुराने भौतिकी और गणित के जटिल नियमों को सुलझाया। तीसरे हैं जॉन पार्डन, अमेरिकी गणितज्ञ हैं ये। इन्हें टोपोलॉजी और सिंप्लेक्टिक ज्यामिति की जटिल समस्याओं को हल करने के लिए ऑनर मिला। और चौथे हैं जैकब सिमरमैन, कनाडा के गणितज्ञ हैं। इन्हें बीज गणितीय ज्यामिति और संख्या सिद्धांत में नई और शक्तिशाली तकनीकों के विकास के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना किस लिए दिया गया है, आपको बस नाम याद रखना है, उनकी कंट्री याद रखिएगा, कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन। इसके पहले हमने एक और प्राइज देखा था जो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, और ये है एबल प्राइज, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एबल प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स के फील्ड में। 2026 के लिए अगर हम इसका विनर देखें, कौन थे इसके विनर, तो इनका नाम था मिस्टर गर्ड फाल्टिंग्स, ठीक है। और जब भी कभी ऐसे विनर होंगे ना, तो उनकी कंट्री भी याद रखा करिए, ये जर्मनी के गणितज्ञ हैं, ओके। तो 2026 के लिए भी विनर थे। एबल प्राइज 2025 में किसको दिया गया था? 2025 में मिला था मसाकी काशिवारा को, और ये जापान देश के गणितज्ञ थे, ठीक है। यहाँ पर फील्ड्स मेडल के बारे में थोड़े फैक्ट्स देखते हैं। फील्ड्स मेडल को आधिकारिक तौर पर गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इसे आम बोलचाल में हम गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ये पुरस्कार हर 4 साल में अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। वेरी वेरी हॉट टॉपिक है ये आजकल का। हम देख रहे थे किस तरह से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुए, और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है उसको मंजूरी दी गई। और इसी के साथ अब जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके लिए अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है मिस्टर प्रहलाद जोशी को। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंपा गया। यह इस्तीफा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 75 क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के साथ साथ वो अपने वर्तमान विभागों की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। कौन कौन से विभाग के ये हेड हैं? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, मिस्टर प्रहलाद जोशी। अश्विनी वैष्णव हमारे मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के लिए, और पीयूष गोयल मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 27 जुलाई 2026 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस हमने सेलिब्रेट किया। तो CRPF का इस साल हमारा 88 नंबर का रेजिंग डे था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 जुलाई 2026 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 88 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में नीमच मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। नाम में बदलाव कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और इसके प्रेजेंट में महानिदेशक हैं मिस्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि हमारा 88 नंबर का रेजिंग डे था इस साल, ओके। जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके हेड्स के नाम आपको याद रखने होते हैं। जैसे कि हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, प्रेजेंट में अगर बात करें तो इसमें हेड कौन है? मिस्टर प्रवीण कुमार, ठीक है। इसी तरह से हमारा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, इसमें जो हेड है वो भी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे जनवरी में, और इनका नाम है मिस्टर शत्रुजीत सिंह कपूर। तो जितनी भी ऐसे डिफेंस फोर्सेज होती है हमारी, उनमें आपको हेड्स के नाम याद रखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2026 में जारी हेंगले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वार्टर 3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो क्वार्टर 3 के लिए हेंगले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग रिलीज हो गई है। भारत को इसमें रैंक मिली है 81। सी ऑप्शन करेक्ट है।
जुलाई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वार्टर 3 में भारत को वैश्विक स्तर पर 81 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारकों को 55 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। ठीक है, फरवरी 2026 में क्वार्टर 1 में भारत की रैंक थी 75 और क्वार्टर 2 में जो मई 2026 में रैंकिंग रिलीज हुई थी इसमें भारत की रैंक थी 79। ओके, शीर्ष 3 देश देखेंगे तो सिंगापुर फर्स्ट पर था, सेकंड पर जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात, ये 3 देश एक साथ हैं, और तीसरे पर है स्वीडन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 81। देखिए, बहुत सारे अलग अलग पासपोर्ट के इंडेक्स रिलीज होते रहते हैं, जैसे कि ग्लोबल सिटीजन सोल्यूशन रिलीज करता है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, और इसमें फर्स्ट पोजीशन किसको मिला था? स्वीडन देश को। ठीक है, ये 2026 की रैंकिंग है। इसी तरह से आर्ट एंड कैपिटल रिलीज करता है पासपोर्ट इंडेक्स, और इसमें फर्स्ट पोजीशन इन्होंने दिया था यूएई को। तो अलग अलग इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अपने इस तरह से इंडेक्स जारी करती हैं। तो पहले एग्जाम में पढ़ लीजिएगा कि कौन सा इंडेक्स के बारे में बात हो रही है, कौन सा इंडेक्स पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात हो रही थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, और इसमें हमने देखा कि पहला स्थान मिला था सिंगापुर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? तो पहली बात याद रखिएगा कि इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हो रहे हैं? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। भारत के लिए पहला मेडल जीत लिया है मीराबाई चानू ने, बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल करी है, और भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता है झंडू कुमार ने। ठीक है, यहाँ पर भारतीय पदक विजेता देख लेते हैं। ऋषिकांत सिंह एथलीट हैं, इन्होंने मेंस 60 किलोग्राम की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता, ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। झंडू कुमार पैरा पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड है, मेंस हैवी वेट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मीराबाई चानू की बात हम कर चुके हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वुमेन्स 48 किलोग्राम की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। और मुथु पांडी राजा ने जीता है सिल्वर मेडल मेंस 65 किलोग्राम की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग की खेल में। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारे एथलीट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट मेडल्स जीते अपनी कैटेगरीज में, इसको पूरा आपको याद करना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन मीराबाई चानू। कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल पर रिपीट होते हैं, तो याद रखिएगा इसके पहले 2022 में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, और कहां पर हुए थे? ये बिर्मिंघम में। ठीक है, बिर्मिंघम कहां पर है? इंग्लैंड में। और अब जो अगले कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, वो 2030 में होंगे, और ये कहां पर होंगे? ये इंडिया के अंदर होंगे, इंडिया के गुजरात के अहमदाबाद शहर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने वित्तीय खुफिया इकाई का नया निदेशक किसे नियुक्त कर दिया है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के लिए हमारे नए डायरेक्टर कौन बन गए? इनका नाम है मिस्टर सत्यपाल कुमार, सी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने सत्यपाल कुमार को वित्तीय खुफिया इकाई का नया निदेशक नियुक्त कर दिया है। वित्तीय खुफिया इकाई की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 18 नवंबर 2004 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करने वाली एक राष्ट्रीय एजेंसी है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन मिस्टर सत्यपाल कुमार। वित्त मंत्रालय के हमारे मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, और इस साल इन्होंने जो बजट पेश किया था ना, याद रखिएगा, इसी के साथ ये फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट को पेश किया संसद में। 9वीं बार था इनका जब इन्होंने बजट को पेश किया। और अगर हम वुमेन हटा देंगे तो ओवरऑल सबसे ज्यादा बजट अभी तक किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई ने, इन्होंने कुल 10 बार संसद में बजट को पेश किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक युक्त बनाने के लिए गठित 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? तो रिसेंटली कमेटी फॉर्म की है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, और इसके लिए हेड कौन बनाए गए? आंसर हो जाएगा नंदन नीलेकनी, बी ऑप्शन करेक्ट है। पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2026 को परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक युक्त बनाने के लिए इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा कर दी है। इसमें कुछ और भी प्रमुख सदस्य हैं, कौन कौन है? इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, आईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व स्कूल शिक्षा सचिव अनिता करवाल, और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृतलाल मीना। ठीक है, ये कुछ इसमें मेंबर्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन मिस्टर नंदन नीलकनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था टू मार्क द 60th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। रिसेंटली ये हुआ है नई दिल्ली में, डी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन किया विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। इस सम्मेलन में नेपाल, भूटान, ब्राजील और केन्या जैसे कई देशों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश शामिल हुए हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन नई दिल्ली। याद रखिएगा जस्टिस सूर्यकांत हमारे 53rd यानी 53वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने रिप्लेस किया था जस्टिस बी.आर. गवई को। बी.आर. गवई इसके पहले 52वें नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जुलाई 2026 में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय विनिंग द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, इनका नाम है अनाहत सिंह, बी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है अनाहत सिंह। इन्होंने कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में खेले गए फाइनल मुकाबले में मिस्र की रुकैया सालिम को हराया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन अनाहत सिंह। ओके, यहाँ पर आपने जैसे ही मिस्र देखा यानी इजिप्ट, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि इजिप्ट से कौन से एक पर्सन है जो रिसेंटली हेड बने हैं यूनेस्को के। यूनेस्को के हेड का नाम क्या है? खालिद अल अनानी। ठीक है, और ये इजिप्ट देश को बिलोंग करते हैं। इसी के साथ ये पहले मिस्र व्यक्ति हैं जिनको यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो जैसे ही आपने मिस्र देखा आपको ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए थी। अगर आप हमारे साथ रेगुलरली इन सेशंस में बने रहेंगे ना तो फिर आप ही इन सब चीजों को पकड़ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2026 में किस आईटी कंपनी ने लगभग 14,257 करोड़ रुपए के निवेश से ओडिशा में भारत का पहला एआई ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ये देश का हमारा पहला एआई ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर होगा जो ओडिशा में लोकेटेड रहेगा, और इसको फॉर्म करने की अनाउंसमेंट करी है HCL टेक ने, सी ऑप्शन करेक्ट है।
जुलाई 2026 में एचसीएल टेक ने लगभग 14,257 करोड़ रुपए के निवेश से ओडिशा में भारत का पहला एआई ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा कर दी है। ये परियोजना भारतीय एआई स्टार्टअप सर्वम एआई और ओडिशा सरकार के साथ साझेदारी में विकसित की जा रही है। मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार, अनुसंधान संस्थान, स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित, स्केलेबल और बहुभाषी डिजिटल सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एचसीएल टेक। फाइन। ओडिशा में रिसेंटली एक फेस्टिवल मनाया गया था और इस फेस्टिवल का नाम क्या था? राजा परवा फेस्टिवल। ये जब मानसून की शुरुआत होती है तब ये फेस्टिवल ओडिशा में सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2026 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो इस साल ये 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जो भारत में हो रहा है और इसके लिए हमने विशेष अतिथि के तौर पर बुलवाया था तारिक रहमान को। इनको हमने इन्विटेशन भेजा है। ये बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। भारतीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में कर रहा है। बांग्लादेश वर्तमान में ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा फैक्ट, लेकिन भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत ये विशेष न्योता भेजा है। ठीक है, और थीम क्या है हमारी ब्रिक्स के लिए? बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, बांग्लादेश। अभी कुछ दिनों पहले ही ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के तारिक रहमान और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो इन्होंने शेख हसीना को रिप्लेस किया था। ओके, अच्छा, बांग्लादेश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, यानी जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है खलीलुर रहमान। और ये किस वजह से इंपॉर्टेंट है? ये क्यों न्यूज में आए थे? क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 81 नंबर का सेशन जो सितंबर में होने वाला है उसके लिए इनको प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट रहेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81 नंबर के सेशन के लिए। ओके, तो इनका नाम याद रखिएगा इनके कंट्री के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये नया इनकम टैक्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, आयकर सिंधु इसका नाम है और इसका इनॉग्रेशन मुंबई में हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के नए अत्याधुनिक कार्यालय परिसर आयकर सिंधु का उद्घाटन नरीमन पॉइंट मुंबई महाराष्ट्र में किया है। इसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया। उद्देश्य क्या है? कर प्रशासन में दक्षता लाना, पारदर्शिता लाना और करदाताओं को नागरिक केंद्रित एवं सुलभ सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई 2026 में किस देश ने इतिहास में पहली बार जंगल की भीषण आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? नेशनल इमरजेंसी हाल ही में लागू हो गई है स्पेन देश में, क्योंकि यहाँ पे के जो जंगल है वहां पर भीषण आग देखी गई। जुलाई 2026 में स्पेन ने अपने इतिहास में पहली बार जंगल की भीषण आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। यह भयंकर आग मैड्रिड और एविला क्षेत्रों के पास फैली है। स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, राजधानी यहाँ पर है मैड्रिड, मुद्रा चलती है यूरो, प्रधानमंत्री है पेड्रो सॉन्चेस। ठीक है, जैसे ही आपने यूरोप महाद्वीप में स्थित ये देश देखा, आपको तुरंत फ्रांस भी याद आना चाहिए, क्योंकि फ्रांस रिसेंटली पहला यूरोपियन देश बन गया है जिन्होंने अपने यहाँ पर सोशल मीडिया को बैन किया है बच्चों के लिए जो 15 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है, तो ऐसा करने वाला ये यूरोप का पहला देश बना है। कमेंट में जरा बताइएगा कि ओवरऑल पूरी दुनिया का पहला देश कौन सा था जिन्होंने ऐसा डिसीजन लिया था कि वो सोशल मीडिया को बैन करेंगे बच्चों के लिए। कमेंट में इसका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जुलाई 2026 में किस देश ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत जबरन मजदूरी यानी फोर्स लेबर से जुड़े मामलों पर भारत के आयातित सामानों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लागू किया है? ये देश कौन सा है? ये है अमेरिका। जुलाई 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत जबरन मजदूरी यानी फोर्स लेबर से जुड़े मामलों पर भारत से आयातित सामानों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लागू किया है। टैरिफ होता क्या है? ये एक प्रकार का टैक्स या सीमा शुल्क होता है जो किसी देश की सरकार द्वारा दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, अमेरिका। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे।